साथियों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका एक बार और अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने जैसे कि अपने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है जिसके अंदर अपन पॉलिटी के प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और साथ साथ उनका पूरा 360 डिग्री एनालिसिस भी कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है प्रस्तावना, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर के अंदर अपन ने संविधान सभा के कुल क्वेश्चनों के बारे में, कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली थी और आज अपना टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। तो आज अपन प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में और पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो शुरुआत करते हैं। ये है अपनी प्रस्तावना, ये है अपनी प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना में देखो हम भारत के लोग, देखो प्रस्तावना में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कौन से शब्द से होती है, तो कौन से शब्द से होती है, हम भारत के लोगों से। कौन से शब्द से होती है, हम भारत के लोगों से। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोगों से। और ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो ये लिया गया यूएनओ से। कहाँ से लिया गया है, यूएनओ से। कहाँ से लिया गया, हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया, यूएनओ से। आगे देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, क्या क्या देना, देखो समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इसके साथ ही विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या है, स्वतंत्रता। उसके साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज ये दिनांक लगी हुई है 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये अपने देश की प्रस्तावना है। क्या है, ये प्रस्तावना है। देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं एक बार पहले नॉर्मल आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसके बाद अपन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। देखो मैंने ये पहले बता दिया है कि हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया, यूएनओ से। कहाँ से लिया गया, यूएनओ से। इसके साथ ही अगर पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, न्याय का उल्लेख मिलता है 3 प्रकार के न्याय। और 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से न्याय मिलते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। उसके साथ ही प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, वो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, वो 5 प्रकार है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। इनका क्रम पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आपको ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है, तो 3 इनमें से कोई दे देगा और एक दूसरा ऑप्शन दे सकता है कोई भी। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। तो कौन कौन सी है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। और समता का कितने प्रकार की समता है, वो है 2 प्रकार की समता। कौन कौन सी समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इसके अंदर प्रस्तावना में एक डेट का उल्लेख मिलता है। वो डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949। और एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो आप देखो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख ओनली 2 बार हुआ है। एक तो ये रहा यहाँ पे हम भारत के लोग, दूसरा ये रहा भारत, हम भारत के लोग भारत को। इसके अलावा प्रस्तावना में भारत शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो भारत शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है, वो किया गया है 2 बार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो ये अपनी प्रस्तावना होगी। अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पे। देखो पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, इसके बारे में अपने को आंसर देना है। तो सबसे पहले पारित कब किया गया, देखो इसके बारे में देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था, किसने रखा था, कब रखा था, और ये पारित कब हुआ था, संविधान सभा में कब पारित हुआ था। देखो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, पारित का नहीं पूछ रहा है, ये लिखा गया कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, कब रखा गया, कब रखा गया, कब रखा गया, ये क्वेश्चन है। पढ़ लो, देखो वापस, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, तो कब रखा गया। देखो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि देखो संविधान सभा की पहली जो, देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में दूसरी बैठक कब होती है? वो होती है 10 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार संविधान सभा की 5वीं बैठक होती है। 5वीं बैठक कब होती है? वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सी बैठक होती है? 5वीं बैठक होती है। इसके अंदर संविधान सभा की 5वीं बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा था? एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव का नाम दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। या अब अगर कोई पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, वो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा रखा गया था? तो रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये रे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ये तो उस दिन इन्होंने रखा था, जबकि ये संविधान सभा द्वारा पारित कब हुआ था? तो ये पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को। देखो 13 दिसंबर की बात हो रही है, 10 दिसंबर के बाद में अगले साल आ जाएगा। तो ये पारित हुआ था 22 जनवरी। कब पारित हुआ था? 22 जनवरी। ये पारित हुआ था 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को। ये अपनी उद्देश्य प्रस्ताव है। और ये पारित होने के बाद ही इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया था? प्रस्तावना। क्या नाम दिया गया था? प्रस्तावना। पारित होने के बाद क्या नाम दिया गया था? प्रस्तावना। ये हो गया अपना क्वेश्चन। देखो वापस देख लेते हैं एक बार। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। कहाँ रखा गया था? संविधान सभा में। कहाँ रखा गया था? संविधान सभा में। संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और ये पारित कब हुआ? ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। पारित होने के बाद इसे क्या कहा गया था? वो कहा गया था प्रस्तावना। देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब रखा गया? तो कब रखा गया था? डी आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। तो वो थे, किसके द्वारा रखा गया था? बताओ देखे। वो रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब रखा गया था? मैंने अभी बताया था कब रखा गया था। वो रखा गया था 13 दिसंबर को। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। जबकि ये रखा गया था। जबकि ये पारित कब हुआ? ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ये अपना क्वेश्चन हो गया दूसरा। क्या रखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब रखा गया था और ये पारित कब हुआ था? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? बताओ देखे, जिसको आंसर इसका पता है आंसर बताओ देखे। किस वाद में स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? बताओ देखे, जिसको आंसर पता है वो आंसर बताओ इसका। जिसको इसका आंसर पता है वो आंसर बताओ देखे एक बार।
देखो इससे पहले जब तक आप आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, तब तक मैं आपको 4 वाद के बारे में बता देता हूँ। 4 वाद कौन कौन से हैं? देखो 4 वाद के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाद आ जाता है अपने बेरुबारीवाद। क्या नाम है? बेरुबारीवाद। बेरुबारीवाद। ये वाद कब आया था? ये वाद आया था 1960 के अंदर। कब आया था? 1960 के अंदर। पहले चारों वाद लिख लेते हैं। बेरुबारीवाद, इसके बाद में आया था बंबईवाद। बंबईवाद, ये बंबईवाद आया था 1965 के अंदर। कब आया था? 1965 के अंदर। 1965 के बाद में आया था गोलकनाथवाद। कौन सा आया था? गोलकनाथवाद। ये गोलकनाथवाद कब आया था? ये आया था 1967 के अंदर। कब आया था? 1967 के अंदर। और गोलकनाथवाद के अलावा एक वाद था केशवानंद भारती। केशवानंद भारतीवाद। ये वाद आया था 24 अप्रैल 1973 को। कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। ये 4 वाद याद होना चाहिए आपको। पहला बेरुबारीवाद, ये कब आया था? ये आया था 1960 के अंदर। उसके बाद में बंबईवाद, ये कब आया था? 1965 के अंदर। उसके बाद गोलकनाथवाद, ये कब आया था? ये 1967 के अंदर आया था। उसके बाद में आया था केशवानंद भारतीवाद, ये कब आया था? ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। देखो इस बेरुबारीवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा गया था? प्रस्तावना, इस बेरुबारीवाद के अंदर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस वाद में कहा गया था? तो किस वाद में कहा गया था? बेरुबारीवाद के अंदर। बेरुबारीवाद कब आया था? ये आया था 1960 के अंदर। ये अपना पहला वाद हो गया। कौन सा वाद है पहला? ये पहला वाद है बेरुबारीवाद। और ये कब आया था? 1960 के अंदर। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला वाद देखो, अगला वाद है बंबईवाद। ये कब आया था? 1965 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कब कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये हो जाएगा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस वाद में यह स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो किस वाद में स्वीकार किया गया था? बंबईवाद के अंदर। और किस वाद में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वो किस में कहा गया था? वो कहा गया था बेरुबारीवाद के अंदर। उसके बाद में आया था गोलकनाथवाद। ये आया था 1967 के अंदर। इसमें कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहा था? कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो वो किस में कहा था? वो कहा था कि गोलकनाथवाद में। गोलकनाथवाद कब आया था? ये आया था 1967 के अंदर। और इसके बाद में आया था केशवानंद भारतीवाद। ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें क्या कहा था? कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा था? कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखो मैंने 4 वाद बताए हैं, 4 में से एक के अंदर तो स्वीकार किया गया था। देखो पहला वाद है बेरुबारीवाद। ये कब आया था? 1960 के अंदर। और इसमें क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद में आया था बंबईवाद। ये आया था 1965 के अंदर। इसमें पहले तो कहा था संविधान का भाग नहीं है, उसके बाद में क्या कहा था? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद में आया था गोलकनाथवाद आया था 1967 के अंदर। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर लास्ट वाद आया था, यह आया था केशवानंद भारतीवाद। वो आया था 1973 को। और इसमें कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या है। ये रहा अपना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है?
प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो बताओ किसमें कहा था? देखो कि बेरोबारीवाद में तो कहा था नहीं है, क्या कहा था? नहीं है। जबकि किसमें? बम्बईवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो स्वीकार किसमें किया था? प्रस्तावना संविधान का भाग है, वो किसमें कहा था? वो स्वीकार किया था, किसमें किया था? बम्बईवाद में। और ये बम्बईवाद कब आया था? यह था 1965 के अंदर, यह था 1965 के अंदर। ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसके साथ ही मैंने 4 वाद बता दिए थे आपको। ये वाद आया था 1967 के अंदर, 1967 के अंदर आया था। और जबकि ये आया था बेरोबारीवाद आया था 1960 के अंदर। ये 4 वाद मैंने आपको बता दिए और चारों को आपको पता होना चाहिए किस किस वाद में क्या क्या बोला था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? मतलब ये है कि प्रस्तावना में, अभी मैंने कहा था कि केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा था? कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अभी मैंने जस्ट थोड़े देर पहले बताया था कि केशवानंद वाद था 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन हमने कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन है? वो है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 के अंदर। कब हुआ था? 1976 के अंदर। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? 42वां संविधान संशोधन के टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय ये वाद हुआ था, ये संशोधन हुआ था। और इसके अंदर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? इसके लिए ट्रिक है, वही कल मैंने बताया था, सपा वाला ट्रिक। जो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, उसकी ट्रिक भी मैंने यही सपा बताई थी, और इसके अंदर भी यही सपा ट्रिक है। इसके 3 कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? शेष हो जाएगा समाजवादी। 3 शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसी को पंथ निरपेक्ष को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष। क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष। और ए से हो जाएगा अखंडता। क्या हो जाएगी? अखंडता। ये हो गया अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? इसके लिए ट्रिक है सपा। ऐसे हो जाएगा समाजवादी, पी से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, और ए से आ जाएगा अखंडता। पंथ निरपेक्ष को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं? यही अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। देखो, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, एकता बोल दो या अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद आ जाता है समाजवादी या समाजवादी, ये शब्द भी जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी आ जाएगा, पंथ निरपेक्ष आ जाएगा, और अखंडता। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है? वो कितनी बार किया गया? 1 बार। वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो है 42वां संविधान संशोधन। हो गया अपने इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका बोल दो या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी मैंने बताया है कि प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार। और वो 1 बार कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो होता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ था? 1976। वो कब हुआ था? 1976। जबकि ये लागू कब हुआ था? ये लागू होता है 1 जनवरी 1977 को। कब लागू हुआ था? 1977 को। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? वो मैंने बता दिया। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। उसकी ट्रिक क्या है? सपा। ऐसे हो जाएगा एक से हो जाएगा समाजवादी, पी से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, और एक से हो जाएगा अखंडता। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। क्या है भारत एक? मूल संविधान के अंदर
किसके अनुसार बात कर रहा है? मूल संविधान। मूल संविधान के मतलब 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। मूल संविधान का मतलब क्या हो गया? 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द है जो मूल संविधान में थे। मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये शब्द थे। कौन कौन से शब्द थे? देखो इसके अंदर बताओ, देखें प्रस्तावना, ये संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला ऑप्शन देखो, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला सी ऑप्शन देखो, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उसके बाद डी ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अभी अभी मैंने बताया था कि संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। देखो एक तो समाजवादी, ये कट गया, ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता। इसके अलावा मैंने कहा था पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बोल दो, एक ही चीज है, ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया था, मतलब सी भी नहीं आ सकता। ये देखो बी में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी शब्द बाद में जोड़ा गया, तो अपना ऑप्शन क्या बच गया? अपने आप ही ये एक ऑप्शन बच गया। मतलब ये 3 शब्द थे वो मूल प्रस्तावना में थे, शामिल थे, बाकी ये 3 शब्द हुए वो बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि ए, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, मूल प्रस्तावना के अंदर शामिल थे। बाकी ये ऑप्शन देखो, इसके अंदर ये धर्मनिरपेक्ष और ये समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये भी बाद में जोड़ा गया था, और ये समाजवादी शब्द भी बाद में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश, मतलब जिसको जोड़ा गया था, किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया था। मतलब है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से 2 शब्द है जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बताओ देखो कौन कौन से? ये धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, लेकिन लोकतंत्रात्मक शब्द ये नहीं जोड़ा गया था। अपने को 2 शब्द बताना है, जोड़े तो 3 शब्द गए थे, और अपने को बताना कितने हैं? 2 शब्द है। देखो प्रभुत्व संपन्न ये शब्द नहीं जोड़ा गया था, लोकतंत्रात्मक ये भी नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी ये शब्द जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द भी जोड़ा गया था। और ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वो जोड़े गए थे 2 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और इसके साथ एक शब्द और जोड़ा गया था। वो कौन सा था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और कौन था? अखंडता। लेकिन अपने को क्वेश्चन में एक शब्द ही पूछा है, तो एक का आंसर देना है, 2 का आंसर देना है। 2 शब्द पूछे ना कि कौन से 2 शब्द है, कौन से 2 शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो कौन कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, देखो कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, यहां इसको बोलते हैं बंधुता। क्या बोलते हैं? बंधुता का क्रम है। इसके क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की भ्रातृत्व है। मैंने शुरुआत में पहली स्लाइड के अंदर बताया था कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है? समाजवादी, पंथ, देखो 3 प्रकार का न्याय पूछ रहा है, कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3। देखो इसमें भी 3 है, और एक ऑप्शन में 3 है, बाकी किसी में ऑप्शन में 3 नहीं है, तो अपना आंसर यही हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्रम से पूछा नहीं, इसने देखो ये रहा, क्रम से बताना है कि कितने प्रकार का न्याय हो गया, तो ये हो गया 3 प्रकार का न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? वो हो जाएगी 5 प्रकार की। बंधुता कितने की? वो है 2। कौन सी? बंधुता कितने प्रकार की हो जाएगी? 2। और ये भ्रातृत्व कितने प्रकार की हो जाएगी? 1 प्रकार की। देखो मैं बता देता हूँ आपको वापस। देखो पहले स्लाइड में मैंने बताया था, देखो न्याय कितने प्रकार हो गया? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो गया। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता कौन कौन सी होगी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो गई। जबकि भ्रातृत्व या बंधुता कितने प्रकार की है? वो 1 प्रकार की। यही अपने को क्वेश्चन पूछा है, और जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा इसका आंसर। मतलब है न्याय 3 प्रकार का हो गया, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 की, और बंधुता 1 प्रकार की होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है?
क्वेश्चन पूछा है कि भारत की उद्देशिका मतलब क्या होगी प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है। पहले तो ये बताओ प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? वो है 5 प्रकार की। कितने कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है बताओ देखें। देखो स्वतंत्र प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? एक तो होगी विचार, क्या हो गई? विचार। एक हो जाएगी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब हो गया बोलने की अभिव्यक्ति। दूसरा विचार अभिव्यक्ति विश्वास, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति विश्वास। और हो जाएगा धर्म। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। क्या हो जाएगी? उपासना। देखो 5 प्रकार की होगी कि नहीं होगी? एक तो होगी विचार, एक होगी अभिव्यक्ति, एक हो गया विश्वास, एक हो गया धर्म और एक हो गया उपासना। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता इसमें नहीं है? देखो विचार है, विश्वास भी है, उपासना भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नैतिकता। क्या हो जाएगा? नैतिकता। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको प्रस्तावना के एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अगर पॉइंट टू पॉइंट प्रस्तावना याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर जिसको 5 प्रकार की स्वतंत्रता का नहीं पता कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, अगर नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख किया गया, उन शब्दों का अर्थ क्या है, अगर स्वतंत्रता है तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, अगर न्याय है तो कितने प्रकार का न्याय है। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आपको प्रस्तावना पूरी याद है पॉइंट टू पॉइंट, तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में की उद्देशिका में सन्निवेश नहीं है। मतलब है कि कौन सी उद्देशिका है, जो कौन सा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इसके अंदर देखो 5 ऑप्शन में स्वतंत्रता लिखी है, मतलब आपको बतानी है कि कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है। देखो विचार की मिलता है कि नहीं मिलता, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि विचार का मतलब होता है अभिव्यक्ति का भी है और विश्वास का भी है। इसका मतलब किसका नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख। किसका आंसर नहीं मिलता है? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है। आर्थिक का भी नहीं मिलता है और इसके साथ राजनीतिक स्वतंत्रता का उल्लेख भी नहीं मिलता। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? राजनीतिक। देख लो अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन कौन से शब्द है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संबंधित प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। देखो संप्रभुता है कि नहीं है? बताओ। देखिए संप्रभुता को उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलती कि नहीं मिलता है? तो यह जगह संप्रभुता इसका मतलब मिलता है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष इसका भी उल्लेख मिलता है। और किसका मिलता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन संघीय न्याय संघ इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है कि किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो किसका नहीं मिलता है? संघीय का। बाकी सबका उल्लेख मिलता है, बाकी सबका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देश्य संविधान का भाग नहीं है। पहले मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपका 4 वाद बताए थे। 4 वाद के अंदर मैंने कहा इसी क्वेश्चन का आंसर के लिए मैंने वो 4 वाद बताए थे कि कौन कौन से वाद आए थे। 4 वाद आए थे। पहला वाद कौन सा था? बेरोबारी वाद था। उसके बाद में बंबई वाद था। उसके बाद में गोलकनाथ वाद था। और उसके बाद में था केशवानंद भारती वाद। तो मैंने उसके अंदर सबके अंदर बताया था कि किस वाद में ये कहा गया था कि उद्देश्य संविधान का भाग नहीं है। तो किस वाद में कहा था? बताओ। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका आंसर। बताओ देखिए किसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करो। देखिए एक बार, किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी। देखो किसमें, देखो वो स्लाइड निकालो वापस, देखो वो ए 4 वाद मैंने कहा था, बेरोबारीवाद, बंबईवाद, गोलकनाथवाद और केशवानंद। तो मैंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था कि किस वाद में कहा था? इस वाद बेरोबारीवाद के अंदर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? कौन सा आंसर था अपना? 11वां क्वेश्चन। ये रहा 11वां क्वेश्चन। 12वां किस वाद में कहा था संविधान का भाग नहीं है? तो किस में कहा था? बेरोजगारी वाद के अंदर। ये वाद कब आया था? ये आया था 1960 के अंदर। कब आया था? 1960 के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो आपको आंसर देना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था। बताओ देखिए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी, सपा। अभी इसकी ट्रिक बताई है मैंने, सपा। एस का मतलब बताओ, पी का बताओ और ए का बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका। बताओ देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। देखिए कौन सा आएगा? आंसर करना है ए, बी और सी, डी में से। देखो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है, इसका आंसर बताया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, समाजवादी, और कौन सा शब्द जोड़ा गया था? पीस हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। और ए से क्या हो जाएगा? अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता। बताओ देखिए कौन से ऑप्शन में ये तीनों शब्द? देखो ये हो जाए समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, अखंडता। पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। देखो दूसरा ऑप्शन देखो, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था, बाकी दोनों शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द नहीं जोड़ा गया था। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी नहीं जोड़ा गया था और ये अखंडता जोड़ा गया था। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व प्रजापति गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? मतलब ये कथन है, प्रस्तावना के बारे में कथन है। और किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? किसने कहा था? बताओ देखे, किसने कहा था कि प्रस्तावना जन्म कुंडली है? देखो जब अपने घर में कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली निकला किसके पास जाता है? जन्म कुंडली निकलाने के लिए किसके पास जाते हैं? बताओ देखिए, किसके पास जाते हैं? मुंशी जी के पास या ब्राह्मण के पास? किसके पास जाते हैं? ब्राह्मण के पास। तो जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। और क्या कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। क्या है? जन्म कुंडली। जन्म कुंडली निकालने किसके पास जाते हैं? मुंशी जी के पास। किसके पास जाते हैं? मुंशी जी के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है? किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है? तो बताओ देखिए इसका आंसर क्या है? कुंजी है। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है? तो किसने कहा था? अंड्रेस बाकर ने। किसने कहा था? अंड्रेस बाकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ये सीधे सीधे कथन है, ये याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में असत्य कथन है? देखो पहला ऑप्शन, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यह सत्य कथन है। क्या है? सत्य कथन है। प्रस्तावना सच में वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। बिल्कुल है, प्रस्तावना संविधान का ही तो भाग है, तभी तो प्रस्तावना संविधान के अंदर प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। भाई भाग है तभी तो प्रस्तावना को संविधान में पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह भी सत्य कथन है। यह हो गया सत्य। दूसरा, प्रस्तावना संविधान के स्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायक है। प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट जो भी स्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायक है, यह भी सत्य कथन है। क्या है? यह भी सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन कि प्रस्तावना में व्यक्ति, लोग, नागरिक, जनता शब्द का उल्लेख मिलता है। देखो प्रस्तावना में कहीं भी इन लोगों का देखो व्यक्ति का मिलता है। हम भारत के लोग, भारत को देखो, किसी जनता शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं मिलता है। जनता शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। नागरिक देखो, व्यक्ति शब्द का भी उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। एक हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख मिलता है और एक नागरिकों का उल्लेख मिलता है। वैसे प्रस्तावना में इन 2 शब्दों का उल्लेख मिलता है, बाकी किसी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। नहीं तो व्यक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है और नहीं जनता शब्द का उल्लेख मिलता है।
तो इसका मतलब सत्य का आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन दोनों व्यक्ति का और जनता शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये कथन किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये कथन किसने कहा था? ये वापस कथन आ गया, बताओ देखिए। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठाकुरदास भार्गव, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मतलब ये हो गया के एम मुंशी। और के एम मुंशी ने अभी मैंने बताया था, क्या कहा था के एम मुंशी ने संविधान के बारे में? के एम मुंशी ने क्या कहा था संविधान के बारे में? के एम मुंशी ने कहा था कि ये क्या है? जन्म कुंडली। क्या है? जन्म कुंडली। ये मुंशी जी ने कहा था। क्या कहा था? कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। तो इसका मतलब के एम मुंशी तो नहीं आएगा। बाकी 4 और 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। देखो इसका आंसर क्या? देखो सम्मानित भाग है। क्या है? सम्मानित भाग है। देखो याद करना है तो सीधे सीधे देखो मैं बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठाकुरदास भार्गव। प्राचीन समय में सम्मान किन लोगों का किया जाता था? राजा महाराजाओं के समय सम्मान किन लोगों का किया जा रहा था? किनका किया जा रहा था? ठाकुरों का। किसका किया जा रहा था? ठाकुरों का सम्मान किया जा रहा था। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका बता रहा हूं? याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। याद करने का तरीका क्या है? सम्मानित भाग है। तो ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। तो प्राचीन समय राजा महाराजाओं के समय किसका सम्मान किया जा रहा था? राजाओं का। राजा कौन होता था? ज्यादातर ठाकुर हुआ करते थे। तो किसका सम्मान किया जा रहा था? ठाकुरों का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? बताओ देखें। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? वो कहा था एन के पालकीवाल ने। किसने कहा था? एन के पालकीवाल ने। ये कथन है, ये सीधे सीधे याद होना चाहिए आपको। सीधे सीधे कथन है और कथन याद होना चाहिए। तो एन के पालकीवाल ने क्या कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोल दो या आईडी कार्ड बोल दो। क्या कहा था? आईडी कार्ड बोल दो। तो किसने कहा था? एन के पालकीवाल ने। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि किसने कहा संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कथन किसका है? बताओ देखे। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कथन किसने कहा था? देखो एन के पालकीवाल ने, अभी मैंने बताया कि पालकीवाल ने क्या कहा था कि पालकीवाल ने कहा था कि ये परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र। मैंने अभी जस्ट बताया कि क्या है? आईडी कार्ड है। क्या है? आईडी कार्ड है। और के एम मुंशी ने क्या कहा था? ये कहा था जन्म कुंडली है। क्या है? जन्म कुंडली। ये हो जाएगी जन्म कुंडली। किसने कहा था? ये कहा था के एम मुंशी ने। और ठाकुरदास भार्गव, और ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए, बच्चे में 2 ऑप्शन है। देखो अगर रात को आप सोते हो तो सपने में कौन आते हैं? रात को आप सोते हो तो सपने में कौन आते हैं? कृष्ण भगवान सपने में आते हैं कि नहीं आते हैं? देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। सपने में और भी हो सकता है आपके कोई और भी आता हो, लेकिन अपने को यहाँ सपने में क्या लेना है? वो लेना है कि देखो सपने में सोते टाइम सपने में क्या आता है? कृष्ण भगवान आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या हो जाएगा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इससे कृष्ण भगवान से याद करना कि कृष्ण भगवान हमारे सपनों में आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यह है कि प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में 3 शब्द लिखे हुए हैं। देखो मैं वापस बता देता हूं आपको, प्रस्तावना निकाल के देखो, वापस देखना एक बार। यहाँ प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति देखनी है अपने को। ये रही अपनी प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति देखो ये रही। हो सकता है आपको नीचे दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन देखो मैं बोल के बता देता हूं। यहाँ लिखा है अंगीकृत। क्या लिखा हुआ है? अंगीकृत लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? अधिनियम। अंगीकृत, अधिनियम, और क्या लिखा हुआ है? आत्मार्पित। 3 शब्द लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? अंतिम पंक्ति में 3 शब्द लिखे हुए हैं। उन 3 शब्दों का क्रम बताना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। तो देखो बताओ पहले कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है अंगीकृत आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है? अधिनियमित आ रहा है, और तीसरा आ रहा है आत्मार्पित। इस चीज को क्रम में वहां लगाना है। देखो क्वेश्चन वापस,
आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। देखो ये रहे, देखो कौन कौन से मैंने 3 शब्द बताए थे, इन 3 शब्द को क्रम किससे बताना कि पहले कौन सा आएगा। प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, इन 3 शब्दों को क्रम से लगाना कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। बताओ सबसे पहले कौन सा आया था, अंगीकृत आया, आत्मार्पित आया था, अंगीकृत आया था कि अधिनियमित आया था। बताओ देखिए सबसे पहले कौन सा आया था, आत्मार्पित आया था, अंगीकृत आया था, अधिनियमित आया था। बताओ देखे कौन सा ऑप्शन आएगा, वापस देख लो एक बार, देख लो वापस। ये रहा अंगीकृत अधिनियम, देखो अंगीकृत आएगा सबसे पहले तो ये रहा पहले नंबर पे, मतलब पहला ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 2 नंबर पे। पहले 2 नंबर पे 2 ऑप्शन है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। तो पहला कौन सा आया था 2 नंबर पर अंगीकृत किया गया था, ये पहले ऑप्शन पे आ जाएगा 1 नंबर पे। अंगीकृत अधिनियमित दूसरे ऑप्शन पे कौन सा आएगा, अधिनियमित। तो दूसरे पे बताओ कौन सा है, देखो 1 2 के बाद में 1 है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये कट गया, एक ही ऑप्शन बचा हुआ ये सी। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, अंगीकृत आएगा, अधिनियमित आएगा और तीसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, आत्मार्पित। इन शब्दों का क्रम से बताना है कि सही क्रम क्या है। ये अपने आज की 20 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।